नमस्कार। कोविड-19 पर आधारित इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ नूतन। श्रोताओं, हम प्रतिदिन आपको कोविड-19 से निपटने के सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताते हैं। इसी क्रम में सरकार द्वारा एक और सराहनीय पहल की गई है। प्रदेश के कोटा में पढ़ रहे 411 विद्यार्थियों को मेडिकल चेकअप के बाद सुरक्षित प्रदेश वापस लाया गया है। उत्तराखंड परिवहन की 2 बसों द्वारा ये छात्र हल्द्वानी और ऋषिकेश पहुंचे। इन सभी छात्रों को क्वारंटीन किया गया है। आइए सुनते हैं कोटा से लौटे इन विद्यार्थियों के विचार। तो मोदी जी का हम लोग बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उनके थ्रू हम लोग यहाँ पहुँच पाए। फिर मोदी जी के थ्रू हम लोग आभार तो प्रकट करते हैं, साथ ही अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत ही आभार प्रकट करते हैं। और हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, जो हमारे जो अभी प्रेजेंट में जो सीएम है, उनके थ्रू हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए इस लॉकडाउन के बावजूद भी। मनोज रमोला है, मैं चिनाली सौड़ उत्तरकाशी से हूँ और मैं एलन इंस्टीट्यूट में 3 साल से कोचिंग ले रहा था। और इस लॉकडाउन में हमें एकदम से न्यूज आती है कि हमारा इवैक्यूएशन हो रहा है हमारे हॉस्टल से। और मैं अपने उत्तराखंड गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कठिन समय में हमारी परिस्थिति को समझा और हमें यहाँ आने की पूरी सुविधा प्राप्त की। जी का स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा मैं। उन्होंने जो सपोर्ट किया है और उन्होंने जो कंट्री में इतना कंट्रोल किया है, इतनी लार्ज पॉपुलेशन होने के बावजूद भी, वो काबिल तारीफ है। कोरोना से लड़ने के लिए सरकार तो प्रयास कर ही रही है, साथ ही कुछ सामाजिक संगठन, निजी संस्थाएं और तमाम लोग भी आगे आए हैं। इसी क्रम में आज हमने बात की देहरादून के शिक्षित छात्रों के संगठन मैड संस्था के संस्थापक अभियाज नेगी से, जिन्होंने बताया कि संस्था द्वारा अब तक लॉकडाउन के दौरान 6000 जरूरतमंद परिवारों को सूखा राशन और भोजन उपलब्ध कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा सैनिटरी नैपकिन का वितरण भी किया जा रहा है। हमारी संस्था मेकिंग अ डिफरेंस बाय बीइंग द डिफरेंस मैड एक युवाओं की संस्था है। हम सोशल मीडिया के थ्रू जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके थ्रू हम लोगों को रीच आउट करते हैं, उनको बोलते हैं आप इनकाइंड दीजिए। तो हमारी जो संस्था है, हम किसी से पैसे नहीं लेते हैं, हम लोगों से सिर्फ ये बोलते हैं कि आप इनकाइंड जितना भी आप जितना भी देना चाहें राशन, आप हमें राशन दे दीजिए। वो राशन हम कलेक्ट करते हैं अपने अपने घरों में, जो भी मेंबर नियर बाय हैं वो उन लोगों के घर से राशन कलेक्ट कर ले रहा है। फिर उसके बाद हम एक कलेक्शन सेंटर पे लाकर उसकी पैकिंग वगैरह करते हैं। ऐसे सिचुएशन में जब बाहर निकलना ज्यादा सूझबूझ का काम नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हमने एक चीज और करी है, वो ये है कि जिन लोगों के पास घर में एक्स्ट्रा राशन नहीं है देने के लिए, लेकिन वो डोनेट करना चाहते हैं किसी तरीके से, उनको हम नियर बाय शॉपकीपर्स के साथ कनेक्ट करवा रहे हैं। एंड हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप डिजिटली इन लोगों को पेमेंट कर दीजिए, शॉपकीपर्स को, एंड जो भी सामान आप लेना चाहते हैं वो आप हमें बता दीजिए, हम जाके खुद शॉप पे जाकर खरीद लेंगे आपकी जगह। तो इससे क्या है कि लोग घर पे भी रहेंगे, सेफ भी रहेंगे, एंड जो वो डोनेशन देना चाहते थे वो डोनेशन भी वो दे पाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग राशन कलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग कलेक्शन सेंटर पे लाकर उसको पैक करते हैं। अच्छा, इसमें पैकेजिंग के लिए हमने एक चीज करी है कि हमने प्लास्टिक का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है। हम लोग सब अपने घरों पे ही कपड़े के बैग्स बना रहे हैं, या तो खुद बना रहे हैं या पेरेंट्स की मदद से वो कपड़ों के बैग्स बनाकर हम लोग उनमें राशन पैक कर रहे हैं। एंड फिर ये राशन हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उत्तराखंड पुलिस की मदद से। उत्तराखंड पुलिस के सहयोग से हम लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं कि किनको सबसे ज्यादा जरूरत है, एंड जो भी वो प्रोसेस हमें बताते हैं। तो अभी जैसे जब हम दीपनगर एरिया में बांट रहे थे, तो ऐसे लोगों को बांटा गया जो जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे एंड जो लोग किराए पर रह रहे थे। तो हम ऐसे लोगों को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, एंड फिर आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग उनको राशन दे देते हैं। अब राशन भी देते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि उनकी फैमिली में कितने लोग हैं। अगर 4 लोग होते हैं तो 1 किट ऑफ राशन देते हैं, अगर 4 से ज्यादा होते हैं तो 2 किट्स दे देते हैं। एक किट में हम लोग 5 से 6 किलो आटा रखते हैं, 2.5 से 3 किलो चावल, आधा 1 किलो दाल होती है, उसमें कुकिंग ऑयल होता है, नमक होता है, बेसिक मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया ये होते हैं, साबुन की टिक्कियां होती हैं 2, 1 किलो आलू देते हैं। तो ये हमारी किट है। और अब आपको बताएं कि सरकार द्वारा देश भर में टेली सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसके तहत देश के नागरिकों के मोबाइल फोन पर संपर्क करके कोविड-19 के लक्षणों के प्रसार के विषय में जानकारी एकत्रित की जाएगी। ये सर्वेक्षण NIC यानी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि कॉल 1921 यानी 1921 नंबर से किया जाएगा। तो इस नंबर से आने वाली कॉल एक वास्तविक सर्वेक्षण के लिए होगी, तो आप गंभीरता से समुचित जानकारी दें और ध्यान रहे कि यदि इस नंबर के अतिरिक्त
कोई भ्रामक कॉल आपसे जानकारी लेना चाहे तो उसके प्रति पूरी तरह सतर्क और सचेत रहें। और अब आपके कुछ सवालों के जवाब विशेषज्ञों द्वारा। आज का सवाल, कई लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं आए, इनका पता कैसे लगाएं? ऐसा होता है ना, इनको हम असिम्प्टोमेटिक कैरियर कहते हैं। अच्छा। जिनको इन्फेक्शन तो होता है लेकिन इनकी बॉडी में इम्यूनिटी इतनी होती है कि ये जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो उनके बॉडी में दिखाई नहीं देते। जैसे उनको फीवर नहीं आता है, उनको खांसी नहीं होती, उनको जुकाम नहीं होता है, उनको सांस की तकलीफ नहीं होती है। उनको इन्फेक्शन तो होता है और इनको हम असिम्प्टोमेटिक कैरियर कहते हैं क्योंकि ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकते हैं लेकिन खुद इनको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कितने लोग असिम्प्टोमेटिक कैरियर हैं। क्योंकि ये खुद स्वस्थ रहते हैं तो फिर इनको हम लोग टेस्ट भी नहीं करते हैं इतना। हाँ। और ये बीमारी फैलाते ज्यादा हैं और खुद सफर नहीं करते हैं। तो असिम्प्टोमेटिक कैरियर को पहचानना बहुत जरूरी होता है ताकि हम संक्रमण को रोक सकें। तो डॉक्टर साहब, ये एक बेहद चिंताजनक स्थिति नहीं है? हाँ, क्योंकि बेसिकली इसीलिए तो जो सपोज हमें पता है कि कोविड-19 पॉजिटिव हैं तो उनके जितने आसपास के लोग होते हैं फैमिली में जी, उन सबको इसीलिए तो टेस्ट किया जाता है क्योंकि हो सकता है कुछ उस फैमिली मेंबर्स में या कॉन्टैक्ट्स में ऐसे हों जिनको खुद कोई भी परेशानी ना हो, वो इन्फेक्ट तो होते हैं लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। इसीलिए हम लोगों को इतने सारे टेस्ट करने पड़ते हैं कि हमें पता होता है कि एक अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो उसके जितने आसपास के कॉन्टैक्ट्स हैं सबको हमें चेक करना पड़ता है। और आप देखेंगे सबको चेक करने से सब पॉजिटिव होंगे ऐसा जरूरी नहीं होता है। हाँ जी। या सबको कोई तकलीफ हो ऐसा भी जरूरी नहीं होता है। कुछ परसेंटेज को तकलीफ होती है, कुछ परसेंटेज को माइल्ड प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है लेकिन होता है इन्फेक्शन है। तो ऐसे असिम्प्टोमेटिक कैरियर जब होते हैं तभी ये बीमारी फैलती है और इसीलिए हमें इनकी चिंता करनी पड़ती है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का प्रयोग अब आवश्यक हो गया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मास्क बाजार से ही खरीदें। यदि आप किसी भी सांस से जुड़ी समस्या से ग्रस्त नहीं हैं और बीमार नहीं हैं, तो आप घर पर बने दोबारा प्रयोग में लाए जा सकने वाले मास्क या फेस कवर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए याद रखें कि आप मास्क को सिलने से पहले जिस भी कपड़े का मास्क बनाने जा रहे हैं उसे अच्छी तरह से धो लें और प्रत्येक व्यक्ति 2 मास्क बनाए ताकि जब आप एक को धोएं तो दूसरे को इस्तेमाल कर सकें। मास्क को पहनने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं। मास्क को पहनने के बाद इसे बार बार हाथ न लगाएं और घर पर बने मास्क को फेंकें नहीं। इसे सुरक्षित रखें और इस्तेमाल के बाद गर्म पानी और साबुन से धो लें। 2-3 घंटे धूप दिखा लें और आप इसे दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। अपना मास्क किसी भी व्यक्ति से साझा न करें। इसका पूरा ध्यान रखें कि एक मास्क एक ही व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाया जाए और यदि आप परिवार के साथ रह रहे हैं तो सुनिश्चित कीजिए कि सबके पास अलग अलग मास्क हों। हम आपको ये भी बता दें कि घर पर बने मास्क कौन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य कर्मी या जो लोग कोरोना संक्रमित हैं या जो लोग कोरोना संक्रमित लोगों की सेवा कर रहे हैं उन्हें ये मास्क इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। साथ ही आप यदि सीखना चाहते हैं कि घर पर मास्क कैसे बनाया जाए तो आप स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट www.mohfw.gov.in पर देख सकते हैं। और सरकार द्वारा लॉकडाउन में कुछ उद्योगों को छूट भी दी गई है। इसे लेकर उद्यमियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं उद्यमी पंकज गुप्ता से। आपसे बातचीत कर रहे हैं हमारे संवाददाता राघवेश पांडे। मैं समझता हूँ कि भारत सरकार का एक बहुत अच्छा निर्णय है जी इस डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ये भी सोचा कि जो श्रमिक हैं उनको भी दोबारा से काम में इन्वॉल्व किया जाए और उद्योग भी धीरे धीरे पटरी पे आना शुरू। तो उन्होंने कुछ कंडीशंस इसलिए लगाई हैं ताकि जो कोविड का जो खतरा है सबके ऊपर उससे कहीं ऐसा ना हो कि एकदम ये उद्योग शुरू करने की कोशिश करें और उसमें फैल जाए।
तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लिस्ट आउट करे हैं और उसके बेसिस पे ही आप इंडस्ट्री को परमिशन दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा निर्णय है, सकारात्मक पहल है और उसी को ध्यान में रखते हुए अब धीरे धीरे उद्योगों ने जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से परमिशंस लेनी शुरू करी हैं। तो 20 तारीख से उन्होंने कहा था आप उद्योगों को संचालित कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके हम भी अपना आप को शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद जो बाजार एकदम रुकावट पैदा होने की वजह से छिन भिन हो गया था उसको दोबारा से व्यवस्थित करना, तो धीरे धीरे प्रोडक्शन को पटरी पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे उद्योग जो है शुरू हो पाएगा। ये जो उपाय किए जा रहे हैं सरकार की ओर से, इसका कितना लाभ आम जनता को मिलेगा, कितना लाभ अर्थव्यवस्था को मिलेगा? देखिए, अर्थव्यवस्था को और आम जनता को लाभ तो ऐसा है कि ये जो इंडस्ट्रीज अब शुरू हो रही हैं जी, ये है नॉन असेंशियल गुड्स वाली जी। तो नॉन असेंशियल गुड्स का भी मार्केट तो शुरू नहीं हुआ क्योंकि बाजार तो बंद है। तो अभी ये कि मशीनों की दोबारा से रीहॉलिंग, सर्विसिंग, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, लेबर की व्यवस्था करना, व्यवस्थित करना, उनको जो कंप्लायंसेस है उनको फॉलो करने की वो उन चुनौतियों को पूरा करना, तो उसमें 2-4 दिन निकल जाएंगे। इतने में थोड़ा धीरे धीरे प्रोडक्शन शुरू करेंगे। जैसे बाजार खुलेगा तो फिर माल का मूवमेंट करेंगे। तो बाजार को तो उस तरीके से सपोर्ट हो सकते है कि जैसे ही बाजार खुलेगा तो उस टाइम एक शॉर्टेज क्रिएट ना हो, माल इंडस्ट्री से मूव कर सके। तो इंडस्ट्री रेडी होगा तो बाजार के लिए लाभदायक रहेगा। तो मोटे तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो इंडस्ट्री शुरू हो जाएंगी, प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, उसके बाद जब मार्केट खुलेगा तो वैक्यूम नहीं होगा, अब तुरंत माल मार्केट में जा सकता है। मजदूरों की दृष्टि से कितना लाभप्रद होगा, क्योंकि मजदूर बेरोजगार हो गए थे, उनको पैसा देने को कहा जा रहा था, इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा दे रहे थे लेकिन मुश्किलों में दे रहे थे क्योंकि एक तरफ उत्पादन हो नहीं रहा है, मजदूर बैठे हुए हैं, पैसा भी देना है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट को दिक्कत आ रही थी। तो इससे कितना फायदा मजदूरों को हो जाएगा? देखिए, जहाँ तक श्रमिक वर्ग है उसको तो ये है कि सरकार ने ये कह दिया था कि आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उनको तनख्वाह देनी है। तो मेन दिक्कत ये है कि उद्योगों के सामने है कि भाई प्रोडक्शन जीरो है और इस स्थिति में हम श्रमिक को पेमेंट कहाँ से करें। मार्च के कुछ दिन प्रोडक्शन बंद रही, उस हम लोगों ने डेफिनेटली अपनी तरफ से जो भी प्रयास हो सकते थे उनको सैलरीज दी है। पर अब अप्रैल के लिए दिक्कत है। पर अभी भी ये है कि देखिए, कच्चा माल लाना है, श्रमिक जो भाग गए हैं उनको लाना है। अब सब जो प्रोडक्शन लाइन है उसमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह के श्रमिक हैं और कितने अवेलेबल हैं और कितने दूर चले गए, क्या चले गए, क्या है, उनमें भी घबराहट है। और जो श्रमिक अभी अवेलेबल हैं वो भी अभी ये मन में है कि भाई हम किसी वजह से घर नहीं जा पाए तो जैसे ही कुछ वो होता है, साधन मिलता है, एक बार तो घर जरूर जाना है क्योंकि घर वाले भी उनसे चिंतित हैं, वो भी घर जाना चाहते हैं। तो अभी किस तरीके से प्रोडक्शन पूरी तरीके से स्ट्रीमलाइन हो पाएगी, और हम तो भारत सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि भाई अप्रैल की जो वेजेस की व्यवस्था है उसमें सरकार को कहीं ना कहीं लोगों की मदद करनी चाहिए, नहीं तो इंडस्ट्री बैठ जाएगी। हमारे पास ऐसा नहीं है। तो मजदूरों को लाने के लिए सरकार ने व्यवस्था की है, उनको पासेस जारी किए जा रहे हैं, उस स्टेट को कहा जा रहा है कि आप फला मजदूरों को भेजिए, उस पर कितना आपको नहीं, अभी इंटर स्टेट मूवमेंट तो सरकार ने कुछ नहीं कहा है। अच्छा, भारत सरकार की जो एडवाइजरी आई है उसमें यह है कि जो मजदूर खाली बैठे हैं उनका स्किल मैपिंग आप करिए और देखिए कि किस इंडस्ट्री में उनको आप किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं ताकि वो भी खाली ना रहे, और इंडस्ट्री में अगर मैन पावर शॉर्टेज है तो वो इनके माध्यम से पूरी की जा सके। तो वो स्किल मैपिंग होके हमें कब बताया जाएगा इसी के बारे में, क्योंकि वो भी समय लगेगा। ऐसी महामारी है, ऐसी बीमारी है कि सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो अर्थव्यवस्था तो कहीं ना कहीं एक रुकावट, एक वो पैदा हुआ ही है। तो उसको दोबारा पटरी में लाने के लिए सबको प्रयास तो करना ही है, हम भी कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है। तो उसका यह है कि प्रयास में ये भी है कि जोखिम नहीं उठा सकते, मतलब खतरा बहुत बड़ा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे कदम उठाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में स्थितियां अगर अनुकूल रही तो अर्थव्यवस्था भी सकारात्मक हो जाएगी। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, पर मैं समझता हूँ कि अक्टूबर के बाद सामान्य होगी। हताश होने की जरूरत नहीं है फिलहाल आम आदमी को। नहीं, हताश
रमेश, भारत में बहुत डेप्थ, भारत की जो गहराई है उसका अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। उसको बहुत गहरा है, उसमें अर्थव्यवस्था कहीं नहीं जाएगी। थोड़ा ठीक है, थोड़े बहुत रुकावट आते हैं, इस तरह के रोड ब्लॉक्स आते हैं, और समय के साथ ठीक हो जाएंगे, पर मजबूती के साथ उभरेगा भारत। और अंत में क्या संदेश देंगे लोगों को? देखिए, मेरा मानना ये, और मैं अपने उद्यमी भाइयों को भी यही कह रहा हूँ कि आप ये मत मानिए कि 3 तारीख को लॉकडाउन खत्म हो जाए। जो कोरोना की एडवाइजरी भारत सरकार ने जारी करी है, उसको आप मान लीजिए कि उसको हमें अपने सिस्टम में इनबिल्ट करना है। ये सब सेफगार्ड्स हमको अपनाने हैं, उनके साथ अब हमको वी शुड लर्न टू लिव विद देम। तो ये नहीं है कि क्योंकि बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट दे आर गुड फॉर एवरीवन। एक ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह ये सब मेंटेन करना चाहिए। दूसरा ये है कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था में विश्वास होना चाहिए, अपनी सरकार में विश्वास होना चाहिए, और हम मजबूती के साथ बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, आपने बहुत सारी जानकारी। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम बस इतना ही। एक बार फिर आपसे अपील, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जब तक बहुत जरूरी ना हो, घर से बाहर कदम ना बढ़ाएं। सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। नमस्कार।